1 मार्च 2014 चीन के कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर रोज का सा दृश्य था। लोग अपने काम पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने। परंतु तभी कुछ ऐसा होता है जो चीन समेत दुनिया को झकझोर कर रख देता है। चाकुओं से लैस 5 आतंकवादी कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। एक के बाद एक यात्रियों को चाकुओं से गोद दिया जाता है। कुल 31 चीनी नागरिकों की मृत्यु हो जाती है और 143 घायल हो जाते हैं। यह घटना पूरे चीन को स्तब्ध कर देती है और शी जिनपिंग की कुर्सी हिला देती है। Begin in China this hour. China's Xinhua news agency reports that 28 people are confirmed dead and 113 others injured in Kunming, capital of southwest China's Yunnan province. More than 40 people were killed in the attacks at a train station and a market. The World Uyghur Congress says a fair trial was impossible. परंतु यह चीन की धरती पर कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। इससे पहले भी सैकड़ों आतंकी घटनाएं चीन भोग चुका था। The police have reviewed new evidence about the 2009 riots in Kunming. Experts say the factors in the violence are complicated and have left wounds in the different ethnic. इन घटनाओं से ना चीन सकपका गया था और उसने दुनिया के बाकी देशों की तरह कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं सोचा। चीन ने एक टफ स्टैंड लिया और शी जिनपिंग ने सीधा कह दिया कि भाई कोई दया मत दिखाओ। और इसके पश्चात वो हुआ जो कभी हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध किया था। Shown to contain real people. Abdurrahman Hassan has not seen his wife and children since he left Xinjiang in 2017. Yet a search of the hacked files found this. A photo of his wife. Sentenced, the documents say, to 16 years in prison for a vague offence that appears time and again, gathering a crowd to disturb the social order. Now, the information was hacked from police computers and it includes evidence of a shoot-to-kill policy for anyone trying to escape. आज स्थिति यह है कि चीन की धरती पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है या उनके ढांचे को बदला जा रहा है। And there's this. Right across the region, mosques are being destroyed. Over the past 2 years in cities, towns and villages, dozens of religious sites once clearly visible on satellite images have been turned into patches of bare earth. Its distinctive shadow shows it was still standing in late 2017, but now it's gone. शिनजियांग प्रोविंस में मोहम्मद नाम रखने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। Xinjiang province is home to around 10 million Muslims and it's now banned Muslim names it considers extreme. Names like Islam. So here it is in black and white. A notice telling people living in this village that certain religious practices are banned. At this point here at number 10 says that the wearing of long beards for young men is not to be allowed. और कुरान तक को चीन बदल रहा है। The Chinese Communist Party is shutting down hundreds of mosques in Ningxia and Gansu provinces. This sinicization of Islam is being called Operation Consolidation. कैसे चीन बना वो देश जिसने आतंकवाद के फन को कुचल दिया? इस आतंकी सांप को कुचलने के लिए चीन को क्या कीमत चुकानी पड़ी और कैसे पूरी दुनिया और इस्लामिक देश इस खेल को बस देखते रह गए? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए टेररिज्म ने चीन का क्या हाल किया और उसके बाद चीन ने टेररिस्ट और यूगर्स का क्या हाल किया। ये समझने से पहले ना चाइना की हिस्ट्री को समझना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि चाइना एक्चुअली में था क्या जिसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। चाइना का ना मोटा मोटा इतिहास शुरू होता है शोंग डायनेस्टी से, जिसे करीब 1600 बीसी से लेकर
1046 BC तक माना जाता है। ये ना वो दौर था जब चीन ने पहली बार लिखना शुरू किया था, ऑरेकल बोन्स पर लिखी गई लिपि से। यहीं से ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई थी और साथ ही साथ मून कैलेंडर और ज्योतिष की समझ विकसित हुई थी। यानी कि जो लोग थे ना, वो सिर्फ राज करने में या फिर युद्ध लड़ने में नहीं लगे हुए थे, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी लगे हुए थे। और इसके बाद आती है झोउ डायनेस्टी, जो कि 1046 से लेकर 256 BC तक राज करती है। झोउ डायनेस्टी ने चीन को वो राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव दी जिसे आज भी चीनी समाज ना मैंडेट ऑफ हेवन मानता है। मतलब ये राजा ना तभी तक राजा है जब तक वो जनता के लिए न्याय कर रहा है, वरना स्वर्ग ना उसकी सत्ता को छीन सकता है। इसी दौर में ना कन्फ्यूशियन और लाओशी जैसे फिलोसफर जन्मे, जिनकी सोच ने चीन को हजारों सालों तक दिशा दी है। कन्फ्यूशियन ने कहा था कि समाज को टिकाए रखने के लिए ना नैतिकता और डिसिप्लिन जरूरी है, जबकि ताओइज्म ने कहा था कि इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल में जीना चाहिए। और यही संतुलन जो था ना, वो चीन की असली ताकत बना। लेकिन इसके बाद आता है हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक। अगर आप चीन को एक एम्पायर के रूप में देखना चाहते हैं ना, तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई। हान राजाओं ने ना कन्फ्यूशनिज्म को सरकारी विचारधारा बना दिया और सरकारी नौकरियों के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू कर दिए। यहीं पर कागज बनाने की तकनीक इजाद हुई, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। सोचिए, जब यूरोप भी पत्थरों और चमड़े पर लिख रहा था ना, चीन किताबें लिख रहा था। और इसके बाद 618 से लेकर 907 ईस्वी तक का तांग डायनेस्टी का जो टाइम है ना, वो सुनहरा युग कहलाता है। कला, कविता, स्थापत्य, विज्ञान, हर चीज अपने शिखर पर थी। और इस समय चीन इतना खुला और कॉस्मोपॉलिटन था कि भारत से बौद्ध भिक्षु, पर्शिया से व्यापारी और मिडल ईस्ट से विद्वान यहाँ पर आते थे। इसी समय में ना छपाई की टेक्निक पैदा हुई थी, पेपर की करेंसी आई थी और एस्ट्रोलॉजी में प्रगति हुई थी। और इसके बाद ना मिंग डायनेस्टी आई 1368 से लेकर 1644 तक। मंगोलों को बाहर फेंक कर चीन पर फिर से चाइनीज कल्चर को स्थापित किया था इन्होंने। इनके दौर में ना ग्रेट वॉल को मजबूत किया गया, फॉरबिडन सिटी बनाई गई और एडमिरल झिंग हे को जहाजों के साथ दूर देशों तक भेजा गया। कल्पना कीजिए कि जब यूरोपीय अभी भी समुद्री रास्ते ढूंढ रहे थे ना, तो चीन के जहाज इंडियन ओशन को पार करके अफ्रीका तक पहुंच चुके थे। और हर राजवंश जो चीन में था, उसने एक तरीके से अपनी छाप छोड़ी थी चीन के इतिहास पर। और इस पूरे टाइम के दौरान जो 4 चीजें चीन ने दुनिया को दी थी, उन्होंने पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया था। पेपर, प्रिंटिंग, मैग्नेटिक कंपास और बारूद। ये चारों इन्वेंशन ना चीन का सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन बने थे। कागज ने नॉलेज को फैलाया, प्रिंटिंग ने किताबों को आम आदमी तक पहुंचाया, कंपास ने ओशन को पार करना आसान बनाया और बारूद ने वॉरफेयर को बदल दिया। लेकिन सिविलाइजेशंस जो है ना, सिर्फ इन्वेंशन से नहीं चलती हैं, उसे चलाने के लिए इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, जिसके लिए चीन ने सिल्क रूट डेवलप किया था। ये कोई साधारण व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला पुल था। 200 BC से लेकर 15th सेंचुरी तक चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय रोम और पर्शिया तक जाते थे इस रूट से। बदले में वहां से घोड़े, मसाले और नए विचार आते थे। और इसी रास्ते से कागज और बारूद यूरोप पहुंचे थे और यूरोप का चेहरा बदल गया था। और हाँ, यही वो रास्ता था जिससे बुद्धिज्म जो था वो चीन पहुंचा था और फिर चीन से कोरिया और जापान तक गया था। पर इसी सिल्क रूट से ना इस्लाम भी चीन पहुंचा था। 7th सेंचुरी से ही ना अरब और फारसी व्यापारी जो थे वो चीन के बंदरगाह पर आने लग गए थे। ग्वांगचोउ और चांगान, यहाँ पे मस्जिदें बन गई थी। और यहीं से पैदा हुए हुई मुस्लिम्स, जो कि भाषा और संस्कृति से तो चीनी है, लेकिन रिलीजन से मुस्लिम है। धीरे धीरे जो हुई मुस्लिम्स थे ना, वो पूरी तरीके से चीनी समाज का हिस्सा बन गए। इतिहास में ना कई हुई मुस्लिम्स जो हैं, वो बड़े व्यापारी, इंटेलेक्चुअल्स और यहाँ तक कि आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर भी बने हैं। मा बुफांग और बाई चोंगशी, इस प्रकार के जनरल्स 20th सेंचुरी तक चीन की राजनीति में अहम रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ थे यूगर मुस्लिम्स, जिनके रूट्स जो थे वो टर्किश थे। और यूगर्स ना हमेशा से अपनी टर्किश पहचान और मिडल ईस्टर्न रूट्स पर गौरव करते थे। यूगर मुस्लिम्स का घर है शिनचियांग। यहाँ की मस्जिदें, यहाँ की भाषा, यहाँ का संगीत, सब में सेंट्रल एशियन फ्लेवर है। और ये लोग ना लोकल चाइनीज लोगों से बिल्कुल अलग हैं। और यही रीजन है कि हान कल्चर से वो खुद को रिलेट नहीं करते हैं। क्विंग डायनेस्टी ने 18th सेंचुरी में शिनचियांग को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन यूगर्स ने अपनी पहचान को बनाए रखा था। लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आने के बाद शिनचियांग प्रोविंस में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे पूरी दुनिया झेल रही है, पर चाइना ने उसे झेलने से इनकार कर दिया है। आज चीन के शिनचियांग का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सर्विलियंस कैमरास, डिटेंशन कैंप्स और एक पूरी आबादी पर कसा हुआ शिकंजा। परंतु ये हमेशा से ऐसा नहीं था। शिनचियांग की कहानी बेरहम है और इसे समझे बिना आज के शिनचियांग को नहीं समझ सकते। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में टर्किश जड़ों वाले यूगर मुस्लिम समाज में एक नई बौद्धिक क्रांति उठ रही थी, जिसे जदेदिज्म कहा जाता है। यह आंदोलन कहता था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा सीखनी चाहिए, हिस्ट्री और साइंस को अपनाना चाहिए
और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पहचानना चाहिए। इसी आंदोलन से यूगर नेशनलिज्म का जन्म हुआ। जदेदिज्म के साथ पैन तुर्किज्म भी जुड़ गया, जो कि टर्किश दुनिया को एक झंडे के नीचे देखना चाहता था, और यहीं से आया ईस्ट तुर्किस्तान का सपना। ये जो आंदोलन था ना, इसका टारगेट बिल्कुल सिंपल था, चीन के कब्जे से निकलना और ईस्ट तुर्किस्तान को एक रिपब्लिक बनाना। 1933 में पहली बार काशनगर में ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साबित दमोला अब्दुलबाकी और प्रेसिडेंट खोजा नियाज, इन दोनों ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया। लेकिन ये रिपब्लिक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। 4 महीने में ही सोवियत इंटरफेरेंस से चाइनीज हुई मुस्लिम फौजों ने इसको कुचल दिया। 1944 में इली रेबेलियन हुआ और सोवियत की मदद से बना दूसरा ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक। यह मल्टी एथनिक रिपब्लिक था, जिसके लिए यूघर्स, कजाक और दूसरे टर्किश लोग साथ आ गए। यूएसएसआर ने इसको सपोर्ट किया, हथियार दिए और एडवाइजर्स भेजे। परंतु सोवियत का यह सहयोग केवल जियोपॉलिटिक्स पर था। 1949 में जब स्टालिन ने माओ के साथ संधि की, तो उसी ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक को चीन में मिलवा दिया। मतलब साफ था, मॉस्को के लिए शिनचियांग केवल एक बफर और रिसोर्स हब था और यूघर्स एस्पिरेशंस बस एक मजाक था। यहाँ से कहानी 20th सेंचुरी के एंड में पहुंचती है, जब ग्लोबल जिहाद जैसे फिनोमिनन सामने आने लगे थे। 1997 में हसन महसून, ये भाई साहब पाकिस्तान जाकर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एतिम खड़ा कर देते हैं। आगे चलकर यही तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी TIP कहलाता है, जिसने नेशनलिज्म और सलाफी जिहादिज्म दोनों को मिलाकर एक एक्सप्लोसिव कॉकटेल तैयार कर दिया था। हसन महसून के बाद अब्दुल हक अल तुर्किस्तानी आया, जिसने अल कायदा के शूरा काउंसिल में जगह बनाई। यानी अब एक रीजनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट अल कायदा के ग्लोबल जिहाद का हिस्सा बन चुकी थी और TIP के फाइटर्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे थे। अब आप सोचिए, जब लोकल वायलेंस ग्लोबल जिहाद से जुड़ जाए तो नतीजा क्या होगा? बिल्कुल वही हुआ, टेररिज्म। 1990 से 2001 तक चीन में 200 से ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। 2009 में उरुमुकी राइट्स हुए, जिसने 197 लोगों की जान ले ली। The government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region said on Monday 140 people were killed and 828 injured during Sunday evening's riot in the capital city of Urumqi. Rioters burned 261 motor vehicles, including 190 buses. The regional government says the situation is now under control. लेकिन जो असली शॉक था ना, वो 2014 में आया। कुनमिंग ट्रेन स्टेशन पर ना मास स्टैबिंग की गई, 31 से ज्यादा लोग मारे गए। ये हमला शिनजियांग से हजारों किलोमीटर दूर हुआ था और पहली बार चाइनीज जनता को समझ में आया कि ये जो टेररिज्म है ना, अब सिर्फ शिनजियांग तक सीमित नहीं रहा है, आगे भी निकल चुका है। Police say a group of unidentified men armed with knives stormed a railway station, and local authorities say it was an organized, premeditated, violent terrorist attack. Local police say a number of suspect attackers were shot dead and several others have been arrested. This security video shows how machete wielding terrorists from Xinjiang attacked commuters in southwest China's Yunnan province at the Kunming railway station in March 2014. They killed 31 people and wounded over 140. 一路挨着看，看起出来之后，然后看跑到底下，跑到那个出站口底下那个跑完，然后跑转来。 2014 एक टर्निंग पॉइंट था। उस साल 37 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसमें 322 मृत्यु हुई और 478 लोग घायल हुए। बीजिंग के लिए एक लाल रेखा थी। शी जिनपिंग ने इसको पीपल्स वॉर ऑन टेरर कहा था। At Tiananmen Square in 2013 and the Kunming railway station in 2014. The horrific images and alarming number of violent crimes reveal the seriousness of the security situation in China's western frontier. और चीन के आतंक के विरुद्ध इसी युद्ध से शुरू हुआ वो क्रैकडाउन, जिसे आज पूरी दुनिया सर्विलियंस स्टेट कहती है।
देखिए, जो चीन में आतंक की कहानी मैंने आपको बताई है ना, वो पूरी दुनिया में कितनी ही जगह दोहराई जा चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत वो करने की नहीं हुई जो चीन ने किया है। चाइना के इस भयंकर क्रैकडाउन और रिटेलिएशन की कहानी शुरू होती है 2014 से, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों से कहा, शो एब्सोल्युटली नो मर्सी, यानी कि कोई भी दया मत दिखाना। उससे पहले ना चीन की पॉलिसी ये थी कि अगर विकास करोगे, सड़कें बनाओगे, रोजगार दोगे तो असंतोष कम हो जाएगा। लेकिन 2014 में उरुमची की मंडी में धमाका होता है और 39 लोग मारे जाते हैं। उसी साल ना कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर चाकुओं से हमला किया जाता है, 31 लोग मार दिए जाते हैं। शी जिनपिंग खुद शिनचियांग आते हैं, गुप्त भाषण देते हैं और आदेश देते हैं कि ये बीमारी है और इसे इलाज चाहिए। इलाज का मतलब शिक्षा नहीं था, इंडोक्ट्रिनेशन था, सुधार नहीं था, जेल था। और तरीका इसको करने का पता क्या था? तानाशाही वाला। और यहाँ से ना चीन ने अपनी पुरानी डेवलपमेंटल पॉलिसी को किनारे रख दिया और एक नई वैचारिक लाइन खींच दी कि यूगर्स जो है ना, उनको बदलना होगा, चाहे जबरदस्ती बदला जाए। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ना 2016 में भेजा गया चेन कांगहुओ को, वही आदमी जिसने तिब्बत में लोहे की मुट्ठी दिखाई थी। चेन कांगहुओ ने आदेश निकाला कि राउंड अप एवरीवन हु शुड बी राउंडेड अप, यानी जिसके ऊपर शक है, जिसे सिस्टम फ्लैग कर रहा है, सबको पकड़ लो। और इस प्रकार 2017 से शुरू होता है मास डिटेंशन प्रोग्राम। इन कैंप्स का सरकारी नाम रखा गया वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। लेकिन हकीकत पता है क्या थी? हजारों लोगों के लिए एक हाई सिक्योरिटी जेल था। यहाँ लोग मैंड्रिन सीखने नहीं जा रहे थे, यहाँ वो अपनी पहचान को छोड़ने जा रहे थे। लीक डॉक्यूमेंट्स और सर्वाइवर्स की गवाही बताती है कि लोगों को वहां पर ना बंद दरवाजों के पीछे रखा जाता है। आर्म्ड गार्ड्स जो होते हैं वो हमेशा पहरा देते हैं। टाइगर चेयर्स पर उनको टॉर्चर किया जाता है, नींद से वंचित रखा जाता है, सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है, जबरन नसबंदी कर दी जाती है। सब कुछ हो रहा है। डिटेनीज जो थे ना, उनको कुरान से दूर किया जा रहा था, उन्हें शी जिनपिंग की चालीसा रटाई जा रही थी और जबरन कम्युनिज्म के गीत गाने पड़ते थे उन्हें। 2019 में चीन ने दावा किया कि सब ट्रेनीज जो है ना, वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजिंग ने सच्चाई को खोल दिया। छोटे छोटे कैंप्स को कंसोलिडेट किया गया है, उन्हें परमानेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया है। उरुमची का देबानचांग कॉम्प्लेक्स बदलकर देश की सबसे बड़ी जेलों में से एक बना दिया गया है। और इस सब का मतलब ना साफ था, ये कोई टेम्परेरी सुधार नहीं था, बल्कि एक परमानेंट कारगर व्यवस्था थी। और ये सब पता कैसे पॉसिबल हुआ? सर्विलियंस के बदौलत। CETC नाम की एक चाइनीज डिफेंस कंपनी ने एक ऐसा प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग सिस्टम बनाया जिसने इंसानों की रोजमर्रा की हर एक्टिविटी को सस्पेक्ट बना दिया। इस सिस्टम का नाम था इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि IJOP। और इस सिस्टम के अनुसार ना, आपने व्हाट्सएप यूज किया तो आप सस्पेक्ट बन गए, रिश्तेदार अगर विदेश में हैं तो आप सस्पेक्ट बन गए, मस्जिद को डोनेशन दिया तो आप सस्पेक्ट बन गए, पड़ोसी से मिलना बंद कर दिया तो आप सस्पेक्ट बन गए, यहाँ तक कि फ्रंट डोर से घर में आना बंद कर दिया तो भी आप सस्पेक्ट बन गए। IJOP में ना डेटा फीड करने के लिए चेक पॉइंट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा, DNA और आइरिस स्कैन वाले बायोमेट्रिक सिस्टम, मोबाइल स्निफर्स और घर घर सर्विलियंस डिवाइसेस लगाए गए। अब आप पूछेंगे कि सबका DNA सैंपल जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच गया? तो जी 2017 में ना शिनचियांग में करवाया गया फिजिकल फॉर ऑल, ये कैंपेन जो था ना, वो असल में मास DNA कलेक्शन प्रोजेक्ट था। और ये जो डेटा सिस्टम है ना, ये सस्पेक्ट्स को फ्लैग करता है और पुलिस उसी बेसिस पर लोगों को उठाकर कैंप्स में भेज देती है। लेकिन रिप्रेशन जो था ना, वो सिर्फ सर्विलियंस और डिटेंशन तक सीमित नहीं रहा था। बीजिंग ने इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। 2017 का एंटी एक्सट्रीमिज्म लॉ लाकर हिजाब पहनने, लंबी दाढ़ी रखने और बच्चों का नाम मोहम्मद रखने तक पर रोक लगा दी गई। हलाल फूड कैंपेन तक पर रोक लगाकर ना मुसलमानों की आइडेंटिटी को सिस्टमेटिकली कमजोर कर दिया गया। कुरान का नया ट्रांसलेटेड वर्जन निकाला गया ताकि उसमें से वो सब कुछ निकाला जा सके जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से टकरा रहा हो। मस्जिदों को तोड़ दिया गया। क्लैरिक्स को केवल तभी सरमेंस देने के लिए कहा गया जब वो शी जिनपिंग की चालीसा पढ़ें। और ये कल्चरल री इंजीनियरिंग जो थी ना, वो पैरेलल चल रही थी डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के। होतान और काशगर जैसे यूगर मेजॉरिटी इलाकों में ना बर्थ रेट जो था वो 2015 से 2018 के बीच में 84% तक गिर गया। 2017 से लेकर 2019 तक पूरे शिनचियांग में बर्थ रेट जो था वो लगभग आधा हो गया। और इन्हीं सेम एरियाज में हान चाइनीज माइग्रेशन को बढ़ावा दिया गया। लाखों हान सेटलर्स को ना जॉब, सब्सिडी और जमीन देकर लाया गया ताकि वो डेमोग्राफी को बदल सके। 2018 में स्टरलाइजेशन का रेट जो था ना, वो 243 पर 1 लाख था, जो कि नेशनल एवरेज से 7 गुना ज्यादा था। UN ने इसे प्रजनन के आधार का वायलेशन कहा था। यानी कि पिक्चर बिल्कुल साफ है, एक तरफ सिस्टमैटिक आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था और दूसरी तरफ टारगेटेड पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जा रहा था। और यही वो पैटर्न है जिसे एक्सपर्ट लोग जो है ना वो जेनोसाइड कहते हैं। लेकिन चीन का काम जो है ना, वो सिर्फ बॉर्डर के भीतर नहीं रुका था।
यूगर डायस्पोरा पर भी रिप्रेशन फैलाया गया था। 2016 से ही मास पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन हुआ था। विदेशों में रह रहे यूगर्स के पासपोर्ट रिन्यू नहीं किए जा रहे थे, जिससे वो इफेक्टिवली स्टेटलेस हो गए थे। साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में ना असाइलम सीकर्स को पकड़कर डिपोर्ट करने के लिए बीजिंग ने ना दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स पर दबाव डाल दिया था। और इसी कारण से ना मार्च 2025 में थाईलैंड ने अपने वहां से ना यूगर मुस्लिम्स को चीन में वापस भेज दिया था, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हुए। पर ऐसे में ना सवाल उठता है कि इस पूरी दुनिया ने इस मुद्दे पर किया क्या है? तो जी पश्चिमी देशों ने इसे जेनोसाइड कहा है। पर इससे हुआ क्या है? चीन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उसे जो करना है ना वो आज भी कर रहा है, बिना किसी रोक टोक के। डंके की चोट पे चाइना आज ये कह रहा है कि उसने टेररिज्म को खत्म कर दिया है। पर चाइना के इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के पीछे भी ना एक रीजन है। चाइना खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूएस जैसी महाशक्तियां भी सोच में पड़ जाती हैं कि करें तो क्या करें। इन्फोवॉर यानी नैरेटिव का युद्ध। कदाचित विश्व में इससे बड़ा युद्ध कोई नहीं, क्योंकि इसमें मानव मस्तिष्क को काबू किया जाता है। वैश्विक स्तर पर शिनचियांग का नाम सुनते ही आपको डिटेंशन कैंप्स और यूएन की मानवाधिकार रिपोर्ट दिखती है, परंतु चीन आज इस नैरेटिव को भी तोड़ रहा है। चीन आज विश्व को शिनचियांग के चमचमाते हाईवेज, बढ़ती हुई जीडीपी, लाखों युवाओं को मिल रहा रोजगार और जीरो टेरर अटैक्स दिखा रहा है, और इसका कोई उत्तर पश्चिम के पास नहीं है। बीजिंग का जो ऑफिशियल नैरेटिव है ना, वो आज की डेट में बड़ा साफ है। चीन कह रहा है कि शिनजियांग पहले टेररिज्म का अड्डा हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद से एक भी टेरर अटैक चीन के अंदर नहीं हुआ है। क्राइम क्लियरेंस रेट 100% है और टूरिज्म 2023 में 117% का जंप कर गया और 296.7 बिलियन RMB इसका रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। चीन जो कह रहा है ना, डेटा और फिगर्स उसको सपोर्ट भी करते हैं। 2023 में एजुकेशन पर 104.6 बिलियन RMB खर्च किए गए। बीजिंग शिनजियांग एक्सप्रेसवे और चाइना यूरोप फ्रेट ट्रेन्स लॉजिस्टिक्स, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स VETCs हर साल 1.3 मिलियन ट्रेनीज को स्किल दे रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि केवल शिनजियांग की जो इकोनॉमी है ना, वो 2.05 ट्रिलियन RMB पहुंच चुकी है। परंतु जैसे ही चीन पर पश्चिमी देश बात करते हैं तो कहानी उलटने लगती है, क्योंकि यूएन लीक्ड शिनचियांग पुलिस फाइल्स और सर्वाइवर्स की गवाही कुछ और ही बताती है। इनके अनुसार यूगर मुस्लिम से फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, जो पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है, मॉडर्न डे स्लेवरी है। 2022 में यूएस ने यूगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट ये पास किया। नैरेटिव ये बनाया गया कि शिनजियांग से आया हुआ हर माल फोर्स लेबर से बना हुआ है। इंपोर्टर को साबित करना पड़ता था कि सप्लाई चेन क्लीन है। अगस्त 2025 तक $3.7 बिलियन इतने की तो शिपमेंट को रोका जा चुका था। Hundreds of thousands of people from ethnic minorities, including the Uyghur community, are being forced by the Chinese authorities to pick cotton in the far western region of Xinjiang. That's according to information seen by the BBC. इसके दूसरी तरफ चीन के लोग H&M और नाइकी जैसी कंपनियों का बॉयकॉट कर देते हैं, जब ये कंपनियां शिनचियांग में बने प्रोडक्ट्स को खरीदने से मना करती हैं। Nike, H&M and Burberry are among the big brands facing a boycott in China. Some companies' online shops are now blocked and their stores have vanished from some online maps. Xinjiang authorities have sent a clear message. The region has never forced residents to work in any way, shape or form. This comes 2 weeks after the US said it'll bar entry to all cotton products and tomatoes imported from Xinjiang, claiming they were produced by some of the over 1 million Uyghurs and other ethnic minorities who have allegedly been detained there by local authorities. यानी बीजिंग की इस मुद्दे पर डुअल पॉलिसी है। एक हाथ में हाईवे और दूसरे हाथ में डिटेंशन कैंप्स। एक तरफ रिकॉर्ड जीडीपी और टूरिज्म, दूसरी तरफ टाइगर चेयर्स और फोर्स लेबर। और इस दोगले गेम में पश्चिमी देश फंस चुके हैं। परंतु चीन की इस दोगली नीति से कहीं अधिक घिनौनी और दोगली नीति है मुस्लिम देशों की, जिन्होंने शिनचियांग के मुसलमानों को वो धोखा दिया है जिसका मूल्यांकन शब्दों में नहीं हो सकता। देखिए, दुनिया भर में ना जब भी किसी मुस्लिम पर अत्याचार होता है तो एक आवाज जरूर उठती है कि उम्मा जो है ना वो खतरे में आ गई है। लेकिन जैसे ही चीन के शिनचियांग और यूगर मुसलमानों की बात आती है ना, जिसे यूनाइटेड नेशंस तक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कह चुका है, तो पूरी दुनिया के मुस्लिम देश शांत हो जाते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि OIC पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों का संगठन है। नाम सुनते ही लगता है कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमानों की अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कहीं भी मुसलमान पर अन्याय होगा ना तो तुरंत बोलेगी, तुरंत खड़ी हो जाएगी। लेकिन शिनजियांग के मामले में ना OIC का रिकॉर्ड जो है वो शर्मनाक है। मार्च 2019 में इसने रेजोल्यूशन को पास करते हुए कहा कि चाइना अपने मुस्लिम नागरिकों को केयर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप हिपोक्रेसी देखिए, वेस्ट में इस्लामोफोबिया फिर गाजा के मुद्दे पर ना OIC वाले जो हैं वो आग उगलती हुई स्पीचेस देते हैं, लेकिन यूगर मुस्लिम्स पर कमेंडेशन रेजोल्यूशन पास करवाते हैं। यानी कि सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मत का जो नैरेटिव है ना वो सिलेक्टिव है। वेस्ट अगर बैन लगाता है तो इस्लामोफोबिया है, और अगर चाइना अगर लाखों को कैंप्स में डाल देता है तो काउंटर टेररिज्म मेजर है। तो भाई साहब ऐसे में ना सवाल उठता है कि जब दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीन से लेकर रोहिंग्या तक हर जगह पर सॉलिडेरिटी दिखाते हैं तो शिनजियांग पर चुप्पी क्यों है? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, प्रॉफिट ओवर पिटी। यानी कि धर्म और भाईचारे की बातें तभी तक हैं जब तक जेब खाली ना हो। और सबसे बड़ा कारण पता है क्या है इसका? आर्थिक डिपेंडेंसी। आज चीन जो है ना वो गल्फ से लेकर पाकिस्तान तक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सबका, और सऊदी अरेबिया और UAE जैसे पेट्रो स्टेट्स जो है ना ओपनली बीजिंग के साथ इसीलिए खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कहा था कि चाइना को आतंकवाद से लड़ने का हक है। पाकिस्तान का हाल तो और भी मजेदार है। CPEC लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, इस्लामाबाद इतना डिपेंडेंट है कि वहां से यूगर्स की कंडीशन पर एक शब्द भी सुनाई नहीं देगा आपको कभी। This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that because our conversation with the Chinese, this is not the picture that comes from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. इस पैसे की ताकत ना इतनी है कि इजिप्ट में चाइनीज पुलिस खुद जाकर यूगर मुस्लिम से इंटेरोगेशन करती है और इजिप्शियन सरकार खुद उनको बीजिंग के हवाले कर देती है। और इसका मतलब पता है क्या है? चीन का फेंका हुआ जो पैसा है ना वो इस्लामिक दुनिया के लिए इस्लाम से कहीं बड़ा है। एंड यही असली सत्य है। आपके पास पैसा है, ताकत है, तो आपका किया हुआ जेनोसाइड भी सही ठहराया जा सकता है। चीन में आतंकवाद 2014 में अपने चरम पर था, पर आज चीन में कोई घटना नहीं होती है। चीन ने इफेक्टिवली अपने देश में ग्लोबल जिहाद के फन को कुचल दिया है, और इसके लिए ना चाहे उसे एक पूरे प्रांत को टॉर्चर करना पड़ा हो, वो भी उसने किया है। और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाई है, पूरी दुनिया देखती रह गई है। आपको क्या लगता है, चीन ने सही किया है गलत? अपने देश के अंदर टेररिज्म को मिटाने के लिए चीन के एक्शन सही हैं या गलत? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो रेड फाइल्स का एपिसोड इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा एपिसोड, इसको जरूर देखिए। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।